हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर 3 बस की यात्रा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ने चैप्टर में पढ़े हैं कि बस की हालत काफ़ी गंभीर थी। वो पुराना हो चुका था, काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। उनके शीशा सभी जो खिड़की और आगे पीछे जो शीशा लगी रहती है वो सभी काफ़ी टूट चुकी थी और उन काफ़ी पुरानी देखने में भी लग रही थी वो। और जो बस का हिस्सेदार था वो सारी इस चीज़ को जानते हुए भी बस को चला रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कि जब इतनी पुरानी बस थी तो हिस्सेदार साहब ने इसको कैसे चला रहे थे, मतलब उसको बस स्टॉप पे रख देना चाहिए था, नहीं चलाना चाहिए था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। जो कंपनी का हिस्सेदार था वो अपनी पुरानी बस का खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्मबलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया। हतप्रभ का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, कि जो बस की स्थिति इतनी खराब है उसके बावजूद भी जो बस का हिस्सेदार है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर उसकी बड़ाई कर रहा है कि बस तो अच्छी है, चलेगी, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है बस में। इसलिए कह रहे हैं कि जो लेखक है वो काफ़ी आश्चर्यचकित थे और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ा। इसलिए लेखक को जो हिस्सेदार साहब के लिए उनके मन में काफ़ी जो श्रद्धा भाव है वो उभरा, क्योंकि हिस्सेदार साहब को सब पता था बस की स्थिति कितनी ख़राब है। इसके बावजूद भी वो बस चला रहे थे और काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे थे बस का कि बस ठीक है, ख़राब नहीं है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इसलिए लेखक के मन में ऐसा लग रहा था कि जो इसका बस का हिस्सेदार है वो उनके मन में इतनी साहस है और इतनी बलिदान की भावना है कि जब इतने ख़राब बस में सफ़र कर रहे हैं, उनको हर स्थिति पता है, तो कहीं भी कुछ भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है बस, और जान भी जा सकती है। सब कुछ जानते हुए बस का जो हिस्सेदार है इस बस में सफ़र कर रहा है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि इनको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस की हालत मतलब बस से काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जर्जर स्थिति में थी और टूटी फूटी बाहर से ही दिख रही थी वो, कि बस बहुत स्थिति ख़राब है उसका और ये कभी भी ख़राब हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसलिए जो समझदार लोग थे उनको सलाह दिए कि जो शाम वाली बस है, ये बस है, इसमें समझदार लोग सफ़र नहीं करते हैं। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। लोग जो कह रहे थे बस स्टॉप पर, लोग समझा रहे थे लेखक को कि ये इस बस की कोई मतलब कुछ ठिकाना नहीं है कि कब ख़राब हो जाएगा, कब रुक जाएगा, और जो ख़राब हो जाएगा वो ठीक भी होने की संभावना नहीं है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। लोग कह रहे हैं कि जो शाम बीतेगी तो तुरंत रात आ जाएगा और बस बिगड़ जाएगी, बस ख़राब हो जाएगी, तो रास्ते में वीरान रहता है, एकांत जगह रहता है, पता नहीं कहाँ पे ख़राब होगी और कहाँ पे रात बितानी पड़ेगी। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। लोग कह रहे थे कि जो बस है ये डाकिन की तरह। डाकिन इसलिए बोल रहे हैं कि इस बस में सफ़र जो अपना मंजिल पे जाना रहता है वहाँ तक ये बस पहुँचा पाएगा या नहीं पहुँचा पाएगा, कहाँ पे ख़राब हो जाएगा या कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, इसलिए बस को डाकिन कहा गया है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3,
ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। लेखक कह रहे हैं जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो बस के इंजन में कंपन होना चाहिए, एक वाइब्रेट होना चाहिए, और यहाँ तो पूरे बस ही वाइब्रेट कर रहा है, पूरे बस में ही कंपन हो रहा है, झर झर आवाज़ आ रही है, जैसे शीशे सब हिलने लगे, पूरी बस हिलने लग गई। इसलिए कह रहे हैं कि ये बस तो पूरा ही बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। लेखक कह रहे हैं जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन में जैसे पुर्जे हिलते रहते हैं, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं, तो कह रहे हैं कि इंजन की भांति, इंजन के पार्ट पुर्जे की भांति बस के अंदर जो आदमी बैठे हैं वो सब हिल रहे हैं। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि पूरे जो बस में सभी बैठे थे सभी में कंपन था, सब पूरे बस ही कंपन हो रहा था, और खिड़कियों का जो कांच था वो तो पहले से ही टूटा हुआ था, और जो बचा हुआ था वो भी लग रहा था पता नहीं अब गिरे कब गिर जाएगा और आदमी को नुकसान कर जाएगा। इसलिए कहा गया, इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस का जो इंजन है वो सारी बस ही इंजन के तरह लग रहा है, और लग रहा था कि जैसे कि हम बस के इंजन में ही बैठे हैं। आइए इसका प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। जो बस की स्थिति थी काफ़ी जर्जर थी, पुरानी थी, इसलिए कहा गया कि जो इसका स्थिति था इसको देख करके यह कल्पना करना स्वाभाविक था। देखने से लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। बस की जो स्थिति इतनी खराब थी तो लेखक को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये इतनी पुरानी बस कैसे चलेगी। तो उन्होंने हिस्सेदार साहब से पूछा तो हिस्सेदार साहब ने बोला बस चलेगी ही नहीं, ये तो अपने आप ही चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक को काफ़ी हैरानी हुई। जो ये हिस्सेदार साहब ने अपनी बस की काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर वह काफ़ी उनका बड़ाई कर रहे थे कि बस अच्छी है, चलेगी ये और अपने आप ही चलेगी। ये सब सुनकर लेखक को काफ़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ था। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा मालूम हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। जो बस की स्थिति खराब थी, काफ़ी पुरानी थी और टूटी फूटी हुई थी, तो ये सब स्थिति को देखते हुए लेखक ऐसा सोच रहे थे कि बस कभी भी ख़राब हो सकती है और जो उसका स्टीयरिंग होता है वो भी टूट सकता है या तो ब्रेक फेल भी हो सकता है, ऐसा उनको लग रहा था। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। जो रास्ते में रोड के दोनों साइड पेड़ लगी होती है, तो पेड़ सबको देख के लेखक को डर लग रहा था कि ये बस कहीं उन पेड़ से जाके न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। जैसे एक पेड़ निकल जाती थी, गुजर जाता था, तो फिर दूसरे पेड़ सामने आ जाता था, तो दूसरे पेड़ को भी देख के लेखक को ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। लेखक कह रहे थे कि बस इतनी ख़राब है, इतनी पुरानी है, हिलते डोलते चल रही है, हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है काफ़ी, तो ये कभी भी किसी पेड़ से टकरा सकती है। इसीलिए लेखक को जो सभी पेड़ रास्ते में आ रहे थे वो उनको अपना दुश्मन लग रहे थे कि बस कभी भी इनसे टकरा सकती है और दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसका प्रश्न 6 देखते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे कि हम पाठ में भी पढ़े इसके बारे में, वहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है कि सविनय का मतलब होता है विनम्रतापूर्वक और अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन नहीं करना। तो जो ब्रिटिश सरकार जो कानून बनाते थे उस समय, जिस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। और जो ब्रिटिश सरकार का कानून था उसको जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनकी आज्ञा का विरोध किए थे, मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने चलाया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। जो गुलामी का दिन था, जब हमारा देश गुलाम था, भारत देश गुलाम था, उस समय भारत में काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी गरीब थे ये लोग। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। उनको 2 वक्त की खाना भी काफ़ी मुश्किल से जुटा पा रहे थे। वो काफ़ी मजदूरी करके 2 वक्त का खाना का जुगाड़ वो लोग कर रहे थे जिस दिन हमारा देश गुलाम था। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया, और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तब इससे नाराज़ होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा था। तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च किए थे गुजरात में, साबरमती नदी के किनारे, और नमक बनाए थे और नमक कानून तोड़े थे। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन इस नमक कानून को तोड़ने के लिए ही हुआ था। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार थे और जो कानून बनाते थे, तो उनको नहीं पालन करने के लिए, क्योंकि हमारे जो उस समय देश में आज़ादी के लिए सभी लड़ रहे थे, तो उनका विरोध कर रहे थे, जो कानून बना रहे थे उसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। इसमें अंग्रेजी सरकार जो कानून बना रहे थे उसका सहयोग नहीं कर रहे थे इनके नेता, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता। और लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन इस पाठ में किया गया है, यहाँ पर इसलिए किया गया है कि जो बस की स्थिति इतनी खराब है, तो बस अपने यात्रियों से और अपने मालिक से उसका विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि इस बस का अब मतलब ये बस जो है सेवा देने लायक नहीं है, और उसको मतलब छोड़ दिया जाए, रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए। इसलिए यहाँ पर इसका व्यंग्य के रूप में उपयोग किया गया है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति थी, मतलब जो हमारे देश में वो लूटने खसोटने की नीति अपना रखे थे, उसी तरह जो खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ रही थी, और उस कानून को नहीं मानने के लिए विनयपूर्वक कानून के विरोध में, सरकार के विरोध में विनम्रतापूर्वक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। उसी तरह ये बस जो खटारा बस थी, मतलब जर्जर हो चुकी बस थी, वो भी विनम्रतापूर्वक विरोध करते हुए चलती जा रही थी, मतलब सेवा दे रही थी और चलती जा रही थी। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग जो व्यंग्यकार है इस पाठ में व्यंग्य के रूप में किए हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको मैं प्रश्न अभ्यास, इस पाठ का प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।